हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर शिक्षण हो जाता है उसके कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो आपके अति लघुत्तरीय टाइप के हो जाते हैं और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं फटाफट से क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि जब नोटिफिकेशन पहुंचती है तो आप चीज़ों को तैयार कर पाते हैं, चीज़ों को आप देख पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और हो सके तो कम से कम अपने पास फ्रेंड्स में वीडियो भी ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सीरीज़ के अकॉर्डिंग तो आपका 108 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन सीरीज़ के अकॉर्डिंग, आज की सीरीज़ के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर को क्वेश्चन है। ठीक है, किसी कंप्यूटर पर कार्य समाप्त करने यानी फिनिश करने, ख़त्म करने, है ना। ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम से बाहर आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जब हम वर्क कर लेते हैं उसके बाद जब हम बाहर आते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो लॉग ऑफ कहलाती है। आप लॉग आउट करना या लॉग ऑफ करना, ध्यान दें आप लोग कि ये दो शब्द हैं, एक क्रिया है जिसका अर्थ कंप्यूटर या प्रोग्राम से साइन आउट करना है। क्या करना है? तो साइन आउट करना है ना, साइन आउट करना है, जो या तो प्रोग्राम को चलने से रोकता है या आपको प्रोग्राम से अलग कर देता है। भाई यही तो होता है ना, लॉग आउट आप करते हो, लॉग ऑफ करते हो, तो यही तो होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 16 अगस्त, कब? तो 16 अगस्त 1995 यानी 1995 को लॉन्च किया गया। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट तक पहुंचने के लिए सबसे लोकप्रिय उपकरण जो हो जाते हैं उनमें से एक बन गया। और 1995 और आप यहाँ पे देख लें, 1995 और आपका हो जाता है 2013 के बीच इसके कितने संस्करण थे? तो इसके 11 संस्करण थे। याद रखिएगा आप लोग कि 1995 से 2013 के बीच इसके कितने संस्करण थे? तो इसके 11 संस्करण हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम बताएं, क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनी हो जाती है वो है टाला यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सितंबर 2021, कब? तो सितंबर 2021 में टीसीएस ने 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण दर्ज किया। कितना? तो 200 बिलियन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय आईटी टेक कंपनी बन गई। कौन? तो आपका हो जाता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का जनक और आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक, यहाँ पे शब्दों का हेरफेर है और जब तक आप लोग शब्दों में हेरफेर करना नहीं सीखेंगे तब तक क्वेश्चंस आपके गलत होने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पे चीज़ों को समझिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन पर फोकस करिए, उसके बाद आंसर करिए। तो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक माने जाने वाले जो एलन ट्यूरिंग हो जाते हैं,
ये प्रथम आधुनिक कंप्यूटर यानी कंप्यूटरों के विकास और जो सेकेंड विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा मशीनों के एनक्रिप्शन को डिकोड करने और ट्यूरिंग टेस्ट नामक प्रक्रिया का विवरण देने के लिए क्या थे, तो फेमस थे। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं माया क्या है। अब आपने नाम सुना कि माया क्या है, अब कंप्यूटर में इसका क्या काम है, लेकिन आपने सबने सुन रखा होगा। तो माया एक 3 डायमेंशियल प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्रों और वीडियो गेम में विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। अब हम इसको समझते हैं, अपने शब्दों में समझ लेते हैं कि माया अपने कंप्यूटर सिस्टम को साइबर हमलों से बचाने के लिए। अब साइबर हमले जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो साइबर हमले ये होते हैं कि आप पे या हम लोग क्या करते हैं, इससे जुड़े हुए हैं मोबाइल से, कंप्यूटर से, तो इस पे हम पे हमले भी हो सकते हैं। अराजक तत्व तो हमारे सम्मुख आ जाते हैं, अराजक जो चीज़ें हैं वो हमारे सम्मुख आ जाती है, हमारे साथ गलत भी हो जाता है। क्या इससे भी गलत होता है मैम, है ना? आपके माइंड में ये चीज़ है, तो बिल्कुल सही बात है कि आप सोच रहे हो हम घर बैठे हैं, हमारे साथ गलत क्या हो सकता है, लेकिन मोबाइल के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए हमारे साथ गलत भी हो जाता है। तो इससे हमको क्या है, बचना भी पड़ता है ना? तो बचने के लिए हमें क्या करना रहता है, तो हमें कुछ चीज़ों का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, जो माया अपने कंप्यूटर सिस्टम को साइबर हमलों से बचाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से विकसित OS है। माया चक्रव्यूह नाम के एक फीचर के साथ आता है। किसके साथ आता है, तो माया चक्रव्यूह नाम के फीचर के साथ, जो एक एंड पॉइंट एंट्री मेलवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ये यूजर्स और इंटरनेट के बीच एक वर्चुअल लेयर बनाता है। कैसा बनाता है, तो वर्चुअल लेयर्स बनाता है जो हैकर्स को संवेदनशील डेटा तक पहुंचाने से रोकती है। अब कहते नहीं हैक हो गया, तो क्या है ये हैक, है ना? तो आप लोग सभी लोग जानते हो, जैसे आपके पास कोई अनजान कॉल आ जाता है, ठीक है ना, जिसको कुछ लोग तो बहुत ही बुरा मानते हैं। अगर किसी का रॉन्ग नंबर आ जाता है, नहीं मोबाइल बजा है तो क्यों बजा है, आखिर कॉल किसकी आई है, लेकिन रॉन्ग नंबर भी आ जाते हैं। आपके नंबर क्या है, वो लोग उनको प्राप्त हो जाते हैं, और जब प्राप्त यानी उनको मिल जाते हैं, और आपके पास कॉल आता है, बोलते हैं कि आपको इतने की लॉटरी लगी है, आप लकी ड्रॉ में आपका नाम आया है, आपको इतने लाख रुपए मिल रहे हैं, 25 लाख 30 लाख, मतलब बहुत बड़ा आपको लालच भी दिया जाता है। तो कुछ लोग बेचारे, वो लोग समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं हो सकता है कि हमारा नंबर चल रहा है, तो हो सकता है हमको नंबर की तरफ से लकी ड्रॉ में हमारा नंबर आ गया हो और हमको हो सकता है 25 लाख 30 लाख रुपए मिल जाएं। ऐसा होता है ना। फिर वो आपसे क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। किसकी डिमांड करते हैं, आधार नंबर की डिमांड कर देते हैं, और आपसे जो आपका पासबुक अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर यानी जो हो जाता है, उसकी डिमांड कर देते हैं। आपको क्या करना रहता है, आप उसको दे देते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दे देते हैं, और इससे क्या होता है, आपका जो आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होता है वो चला जाता है। ऐसा होता है ना। तो इससे बहुत ही सावधान रहें, और कभी भी अननोन नंबर से कॉल आ जाता है और आपसे कोई डिटेल मांगी जा रही है, अगर आपसे कुछ कहा जा रहा है कि बैंक की तरफ से हमने कॉल किया है, तो आप कहें भाई देख, बैंक बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मैं खुद विज़िट कर लूँगी या कर लूँगा, और मैं वहाँ पे जो भी उनकी डिमांड होगी मैं उसको कंप्लीट कर दूँगा या कर दूँगी, और मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, है ना, या दे सकता। जिसके पास आए, बॉयज़ के पास भी आ सकती है, गर्ल्स के पास भी आ सकती है। बहुत लेंदी में नहीं जाएंगे, वरना सुबह से शाम हो जाएगी इसी को बताते बताते, ठीक है ना। तो कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को ना दें। अगर उस क्षेत्र का नाम बताया जाता है, उस जगह का नाम बताया जाता है कि हाँ बैंक से आ गया या आपके कॉलेज से कॉल आ गया, तो भाई मैं विज़िट कर लूँगी, ठीक है, मुझे एड्रेस पता है, मैं विज़िट कर लूँगी। तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसी जो ये हो जाता है, हैक हो जाता है, तो इसी को रोकने के लिए माया यानी माया क्या है, अपने कंप्यूटर सिस्टम को साइबर हमलों से बचाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से विकसित
OS माया चक्रव्यूह नाम की एक फीचर के साथ आता है। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई डाउट और कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। डाउट की तो कहीं पे कोई जगह ही नहीं रही होगी। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहा करें भाई, बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग लाइक करने में। सर्वप्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको दिया गया? तो हम बात कर लेते हैं, टिम बर्नर्स-ली को सर्वप्रथम वेबसाइट निर्माण का श्रेय दिया गया। अब इसको समझते हैं कि टिम बर्नर्स-ली एक कौन थे। तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक। कौन थे? तो एक हो जाते हैं ब्रिटिश वैज्ञानिक हो जाते हैं। ठीक है ना, कौन थे? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक ली ने CERN में काम करने के दौरान 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस, यहाँ पे नहीं, अभी आपका एक क्वेश्चन छूट रहा है। यहाँ पे UPS का पूरा नाम लिखें। तो UPS का पूरा नाम यहाँ पे हम देख लेते हैं, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, है ना। यहाँ पे आपका हो जाता है UPS एक तरह की पावर सप्लाई प्रणाली है। अब इसको हम लिख के भी आपको दिखा देते हैं, अनइंटरप्रेटेबल। ठीक है ना, ये हो जाता है पावर सप्लाई। और UPS एक तरह की क्या है? तो पावर सप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है? तो पावर सप्लाई हो जाती है। इसमें एक इनबिल्ट अनुपस्थिति में या जब बिजली बंद हो जाती है तो पावर स्रोत के रूप में काम करता है। क्या करता है UPS जो होता है? तो जैसे लाइट चली गई तो इसमें एक बैटरी लगी होती है। ठीक है ना, वो क्या करती है? वो चार्ज हो जाती है ना। और उसके बाद ये जब बिजली चली गई उसके बाद ये अपना काम करता है, यानी पावर आपको, यानी आप के सिस्टम को पावर प्रदान करता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है वायरस क्या होता है? तो वायरस एक छोटा अवैध प्रोग्राम होता है। इसे एक्टिव करने पर वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचनाओं पर बुरा प्रभाव डालता है। जैसा कहते हैं नहीं, बहुत बड़ा भाई वायरस है। वायरस का मतलब होता है कि अगर हम बात कर ले तो वायरस एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? तो लैटिन शब्द है। और जिसका अर्थ क्या है? तो वायरस का अर्थ होता है चिपचिपा। क्या होता है? अगर हम ऐसे बात कर ले तो चिपचिपा या चिपचिपा तरल या जहर। क्या होता है? चिपचिपा तरल या आप कह लें जहर। भाई जो नुकसान पहुंचाए वो जहर है ना। तो इस तरह से वायरस एक खराब प्रकृति वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या ऑथराइज्ड कोड होता है जो खुद को दूसरे प्रोग्राम से जोड़ सकता है, खुद को दोहरा सकता है और खुद को दूसरे डिवाइस पर क्या कर सकता है? दूसरे डिवाइस पर फैला सकता है। क्या कर सकता है फ्रेंड्स? तो फैला सकता है। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि वायरस क्या होता है। और वेब पेज से आप क्या समझते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित प्रत्येक पृष्ठ वेब पेज कहलाते हैं। अब इसको हम समझते हैं। वेब ब्राउज़र वेब सर्वर से जुड़ा होता है। किससे होता है? तो जो वेब ब्राउज़र हो जाता है, क्या हो जाता है? वेब ब्राउज़र हो जाता है, वो किससे जुड़ा होता है? तो वेब सर्वर से जुड़ा होता है। ठीक है ना, वेब सर्वर से जुड़ा होता है। वेब पर एक दस्तावेज है जिसे वेब ब्राउज़र में एक्सेस किया जाता है। एक वेबसाइट में आमतौर पर एक सामान्य डोमेन, कौन सा? नॉर्मल सामान्य डोमेन नाम के तहत एक साथ जुड़े कई वेब पेज होते हैं। इस प्रकार शब्द वेब पेज किताब में, किसमें? तो एक किताब में एक साथ बंधे कागज़ के पन्नों का एक रूपक हो जाता है। और प्रत्येक विकिपीडिया यानी हर एक विकिपीडिया लेख पर एक अलग पेज होता है। वो तो आपको पता ही है कि हर एक प्रत्येक विकिपीडिया पर क्या होता है? लेख पर एक अलग पेज होता है। अब हम समझ लेते हैं
क्वेश्चन को किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध विवरण क्या कहलाता है? तो आपका ये हो जाता है वेबसाइट कहलाता है। आज के डिजिटल युग में एक वेबसाइट किसी भी व्यवसाय या संगठन के लिए सबसे आवश्यक उपकरणों में से एक है। अब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, आपको जैसे naukri.com आप उस पर जाते हैं तो वहाँ पे आपको नौकरी से रिलेटेड जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि आज का जो डिजिटल युग है उसमें एक वेबसाइट किसी भी व्यवसाय का संगठन करने के लिए अपने आवश्यक उपकरणों में से एक है और ये दुनिया के खिड़की के रूप में कार्य करता है। किसका? तो खिड़की के रूप में कार्य करता है। कैसे, इसको समझ लेते हैं। जिससे ग्राहकों यानी जो कस्टमर होते हैं ना, ग्राहकों और हितधारकों को आपकी ब्रांड, उत्पाद और सेवाओं के बारे में अधिक जानने की मतलब परमिशन मिल जाती है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। किसी दो वेब ब्राउज़र का नाम लिखें तो नेटस्केप नेविगेटर हो जाता है, मोज़िला फायरफॉक्स हो जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो नेटस्केप नेविगेटर हो जाता है, पहले इसको समझ लेते हैं। नेटस्केप नेविगेटर इसके बारे में हम समझते हैं। तो बात की जाए 1994 में नेटस्केप कम्युनिकेशंस कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया एक वेब ब्राउज़र था। क्या था? तो वेब ब्राउज़र था। और अगर हम बात करें मोज़िला फायरफॉक्स की, तो ये क्या था? तो मोज़िला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब यानी www वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध डेटा तक पहुंचने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉडेम से आप क्या समझते हैं? तो मॉडेम क्या है? तो मॉडेम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग में तथा प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलने का कार्य करता है। आपने देख लिया किताबी भाषा में। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा सरल भाषा में। ठीक है, तो मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर और दूसरे उपकरणों को टेलीफोन लाइनों, केबल लाइनों या सैटेलाइट कनेक्शन के जरिए एक दूसरे से संवाद करने की क्या देती है? तो परमिशन देती है। तो ये हो जाता है मॉडेम। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मॉडेम क्या है? एक ऐसा उपकरण है। कैसा उपकरण है? एक ऐसा उपकरण हो जाता है जो कंप्यूटर और दूसरे उपकरणों को टेलीफोन लाइनों, केबल लाइनों या सैटेलाइट कनेक्शन के जरिए एक दूसरे से संवाद करने की अनुमति प्रदान करता है। यही तो होता है कि पहले केबल लाइन, टेलीफोन लाइन ये सभी उसमें जोड़ी जाती हैं, फिर ही तो अनुमति मिलती है ना। तो वो चीज़ हो जाती है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रंगीन मॉनिटर में प्रयुक्त 3 मूलभूत रंग कौन कौन से हैं? अब आप कहेंगे कि जो मॉनिटर, जो स्क्रीन होती है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, तो उसमें तो आप कहेंगे बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं, है ना। लेकिन RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, है ना, लाल, हरा और नीला, ये 3 रंग होते हैं। और एक मॉनिटर या टीवी स्क्रीन 3 रंगों का प्रकाश क्या करती है? 3 रंगों का प्रकाश उत्पन्न करती है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हो जाता है लाल, हरा, नीला। और हम जो अलग अलग रंग देखते हैं ना, बहुत से रंग इसमें दिखाई देते हैं, वो इन 3 जो प्राथमिक रंग है भाई, लाल, नीला, हरा, ये रंग कौन से हो जाते हैं? ये प्राथमिक रंग हो जाते हैं। तो इन रंगों को हम अलग अलग रंग यानी इन्हीं रंगों में हम अलग अलग रंग देखते हैं। और इन 3 प्राथमिक रंगों के विभिन्न संयोजनों और तीव्रता के कारण ऐसा होता है ना। तो ये 3 रंग मायन हो जाते हैं, लाल, हरा और नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है OMR क्या है? तो OMR एक इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? तो इनपुट यानी अंदर जाना, इन माने पहले जाएगा फिर आउट करेगा, यही तो है ना।
जो विशेष प्रकार के चिन्हों या संकेतों को पढ़कर इसे कंप्यूटर के उपयोग के योग्य बनाता है। अब हम समझते हैं इसको। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR एक ऐसी तकनीक है, क्या है? एक ऐसी तकनीक है जो सॉफ्टवेयर को कागज़ के दस्तावेज़ों पर बने निशानों को पहचानने में सक्षम बनाती है। जैसे आप एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पे आपको OMR शीट मिली, उसको आपने फिल किया, तो उसको कौन चेक करता है? तो सिस्टम चेक करता है, कंप्यूटर चेक करता है। तो उसको पहचानता कैसे है कंप्यूटर? तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और ये एक ऐसी तकनीक है जो सॉफ्टवेयर को कागज़ के जो दस्तावेज़ हैं, है ना, जो आपकी OMR शीट मिलती है, उस पे बने निशान जो होते हैं, जैसे आप क्या करते हो, गोले भरते हो इस तरह से, ऐसे तो है ना, तो क्या होता है, बने निशानों को पहचानने में क्या होती है, सक्षम बनाती है। जैसे कि ऐसे फॉर्म जिसमें चेक मार्क, बबल या बॉक्स होते हैं, मूल रूप से OMR चेक बॉक्स की स्थिति में होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, उनको चयनित होने या ना होने का निर्धारण करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जब होते हैं तो इसको अच्छी तरह से आप फिल करते हैं, तभी तो ये सिस्टम लेता है ना। इसी तरह से तो आप उसको फिल करते हैं ना। अगर आप एग्ज़ाम देने गए ज़रूर होंगे, कोई ना कोई ऐसा एग्ज़ाम देने जिसमें आपको ऐसी शीट मिली होगी जिसमें आपको सर्किल, इनको क्या करना होता है, इनको फिल करना होता है, और फिर सिस्टम इसको चेक करता है। तो यही हो जाता है आपका। उसके बाद है OMR का पूरा नाम, वही चीज़ जो अभी हम लोगों ने पढ़ी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अब इसके बारे में, और यहाँ पे रीडर है, रिकॉग्निशन हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, जो जहाँ पे मिसप्रिंट है, ऐसा कुछ है, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। और बाकी अगर कहीं पर डाउट लगे तो आप फिर से कमेंट करके हम उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको फिर भी लगता है तो आप गूगल भी करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई पाबंदी नहीं होती है। जितनी अच्छे से, जितनी बारीकी से आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। चीज़ें तैयार है, लेकिन कुछ चीज़ गलत हो गई और बाद में नंबर भी आपको ना मिले, तो ये चीज़ नहीं सही। इसलिए तैयारी आप जब भी करें तो अच्छी तैयारी करें, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है क्वेश्चन OCR का पूरा नाम। तो OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाता है, या स्कैन किए गए दस्तावेज समझते हैं ना, जो आपको जैसे हमारी शीट मिली वो दस्तावेज होता है, ठीक है ना। जो भी आपको कॉपी मिलती है वो उसको कहते हैं। और फोटो जैसे छवियों के अंदर मौजूद टेक्स्ट को पहचानने की एक व्यापक तकनीक है। OCR तकनीकी का उपयोग कैसे करते हैं, तो लिखित टेक्स्ट, टाइप किया हुआ, हस्तलिखित या मुद्रित वाली लगभग किसी भी तरह की छवि को मशीन पठनीय टेक्स्ट डेटा में बदलने के लिए क्या किया जाता है, बदलने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से आपका हो गया। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म आपकी हो जाती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे है एक्स्ट्रानेट से आप क्या समझते हैं, तो एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीकी और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करता है। अब यहाँ पे समझते हैं, जो एक्स्ट्रानेट है वो एक निजी नेटवर्क है। क्या है? एक आपका हो जाता है निजी नेटवर्क। क्या हो जाता है? निजी नेटवर्क हो जाता है, जिसे किसी संगठन द्वारा तीसरे पक्ष को सुरक्षित व्यावसायिक जानकारी या संचालन तक नियंत्रित पहुंच प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, तो डिज़ाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, तो डिज़ाइन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ तक कंप्लीट है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, और सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो भाई बनता है, लाइक आप लोग करते रहें। GPRS का पूरा नाम लिखें, तो GPRS का पूरा नाम हो जाता है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। यह एक पैकेट उन्मुख मोबाइल डेटा सेवा है जो आपका क्या हो जाता है 2G सेल्यूलर संचार प्रणाली की मोबाइल संचार की वैश्विक प्रणाली GSM, साथ ही साथ 3G प्रणाली में उपयोगकर्ताओं के लिए क्या है, उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो जाता है, यानी उपलब्ध है, जहाँ पे ये कह सकते हैं, ठीक है, उपलब्ध है।
और आपका हो जाता है यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के उस मुख्य पटल को हम क्या कहते हैं जिसमें सभी उपकरण लगाए जाते हैं, तो मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड होता क्या है, तो मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर एक सर्किट बोर्ड है। क्या है मदरबोर्ड, तो एक सर्किट बोर्ड हो जाता है। सर्किट बोर्ड है जो विद्युत घटकों को, विद्युत यानी बिजली है ना, विद्युत बिजली लाइट घटकों को संग्रहित करता है। क्या करता है, संग्रहित इकट्ठा करता है और उन्हें संचार करने में क्या करता है, मदद करता है, यानी आप हेल्प करता है। ठीक है ना, हेल्प करता है। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है पासवर्ड से आप क्या समझते, तो वह गोपनीय कोड है जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है, पासवर्ड कहलाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है कि गोपनीय रखने के लिए। अब पासवर्ड हम मोबाइल में क्यों डालते हैं भाई, हमारी चीज़ कोई देख ना पाए, या हमने जो चीज़ें इसमें करी है, बात वही पलट फेर के आ जाती है कि हमारी कोई चीज़ों को टच ना कर सके, देख ना सके, उसको नुकसान ना पहुंचा सके। यही चीज़ है। कुछ चीज़ें इतनी वो होती हैं कि सुरक्षित उनको रखना पड़ता है भाई। अब हर इंसान मोबाइल में अपना हर एक सीक्रेट चीज़ें रखता है, तो अगर पासवर्ड नहीं डालेगा तो भाई उसको कोई डिलीट भी कर सकता है, और उसको पता चला कोई भाई हमसे कोई दुश्मनी रख रहा है और हमारा मोबाइल गया पा, और हमारा तो सारा सभी चीज़ें उसने डिलीट कर दी। तो हमारा क्या है, आज मोबाइल के ज़रिए लोगों ने इस तरह से प्लेटफॉर्म पे अपना परफॉर्मेंस कर रखा है। हर चीज़ तो वो किसके ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए। आज हम आपके सम्मुख हैं तो कैसे हैं भाई, इसी के ज़रिए, यही प्लेटफॉर्म है। और अगर ये ना होता तो क्या ये पॉसिबल हो पाता, आप नहीं जान पाते कि नायरा मैम कौन है ना। तो ये सभी चीज़ें, अब इसमें पासवर्ड है, और अगर हम पासवर्ड ना डालें तो हो सकता है, क्योंकि कहते नहीं कि आपसे खुश होने वाले लोग तो बहुत कम ही हैं, लेकिन नाखुश होने वाले लोगों की गिनती ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि आप सक्सेस हों, आगे बढ़े। हर इंसान यही चाहता है। ज़्यादातर सिर्फ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, बस माँ और बाप, जो मम्मी पापा जो होते हैं, बस वो बिना किसी लालच के चाहते कि हमारा बच्चा आगे बढ़ जाए। लेकिन और जो रिश्ते होते हैं उसमें क्या होता है, ये सब चीज़ें नहीं होती। हालांकि हम यहाँ पे वो चीज़ नहीं, हम पासवर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन पासवर्ड क्यों ज़रूरी होता है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पासवर्ड ज़रूरी हो जाता है। अब इसका उपयोग क्या है कि पासवर्ड का उपयोग आमतौर पर उपयोगकर्ता नाम के साथ किया जाता है। भाई आप डालते हो तो आप अपना कोई पासवर्ड डालते हो ना, उन्हें केवल उपयोगकर्ता को ही ज्ञात होने के लिए डिज़ाइन किया गया। भाई आपने जो अपना पासवर्ड डाला वही पासवर्ड डालेंगे, आपका लॉक खुल जाएगा। कोई दूसरा डालेगा तो लॉक नहीं खुलेगा। उसके बाद क्या होगा, कुछ सेकंडों के लिए लॉक लग जाता है, कुछ मिनटों के लिए लग जाता है, कुछ घंटों के लिए लग जाता है, दिनों के लिए लग जाता है। यानी जब तक उसमें सही पासवर्ड नहीं पड़ेगा तब तक उस पर वर्क नहीं कोई कर सकता। यही तो है ना। तो उस उपयोगकर्ता को किसी डिवाइस, एप्लीकेशन या वेबसाइट तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति देता है। यानी आपने जब उस पर पासवर्ड डाला, राइट पासवर्ड, तभी वो खुलेगा। ये हो जाता है। तो यहाँ पे आपका और देख लेते हैं, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं, तो वेबसाइट के जो प्रथम पृष्ठ यानी फर्स्ट पेज के प्रथम पृष्ठ होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो होम पेज कहते हैं। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। होम पेज किसी भी वेबसाइट के लिए होम पेज एक बहुत ही ज़रूरी पेज है। क्या है, तो होम पेज बहुत ही ज़रूरी पेज है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिस पर विजिटर सबसे पहले आता है, अगर सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर आपकी वेबसाइट का कोई इनर पेज, कोई अंदर का पेज रैंक नहीं करता, तो होम पेज ही वो पेज हो जाता है जहां सर्च इंजन सबसे पहले क्या करता है, आपके विजिटर को भेजता है। तो होम पेज ये हो जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बार कोड्स की, जिससे आप लोग लेन देन करते हो, है ना, वही तो है ना। तो अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को बार कोड्स कहा जाता है। अब यहाँ पे आपकी इतनी समझ में नहीं आया होगा, आपने इस कान से सुना होगा, इस कान से निकाल दिया होगा कि मैम ये समझ नहीं आया है, कैसे लिखेंगे। तो हम समझते हैं।
बारकोड एक वर्गाकार, इसी तरह तो होता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। आयताकार जिसकी दो आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर, तो वो आयताकार होती है। तो इस छवि का होता है जिसमें समानांतर क्या होता है, काली रेखाएं, कुछ इस तरह से काली रेखाएं पड़ी होती है ना, ऐसे ऐसे करके, और अलग चौड़ाई के सफ़ेद स्थानों की एक श्रृंखला होती है। और जो ये शेष भाग बचता है तो ये क्या होता है, सफ़ेद श्रृंखला का ये भाग बचता है जिसे स्कैनर द्वारा पढ़ा जा सकता है। अब आपको ऐसे तो लगेगा कि सभी बारकोड हैं जो वो एक ही जैसे हैं, कैसे इसको, लेकिन इसको क्या है, स्कैनर पढ़ता है, उसकी समझ में आता है, ये भाषा उसकी समझ में आती है, ठीक है। और हिंदी में अगर बात की जाए इसको क्या कहते हैं, तो छड़कूट, बारकूट इसको कहते हैं हिंदी में। और बारकोड में अगर संख्यात्मक अंक कितने हैं, तो बारकोड में 12 यानी 12 संख्यात्मक अंकों को कूटबद्ध ये करती है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि बारकोड क्या होता है। आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बारकोड रखा होता है, तो आप स्कैन करके उसको, उसमें जो बिल पे करना होता है तो आप कर देते हो। यही तो है कि कहीं पे भी आप देखें, छोटी से छोटी शॉप पे भी आपको वो आसानी से उपलब्ध है, यही चीज़ तो है ना। उसके बाद आपका हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का पूरा नाम लिखें। तो URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये आज का जो सेशन है उसका लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और आप लोग अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो ज़रूर शेयर करा करें, और लाइक करने में भाई कंजूसी ना किया करें, क्योंकि आप लोग भाई कंजूसी कर देते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, URL का पूरा नाम तो यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर हो जाता है, और वेबसाइट के इस लिंक को URL कहा जाता है, जो कि हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। क्या होता है, यूनिक एड्रेस हो जाता है, ठीक है ना, यूनिक एड्रेस होता है। URL का पूरा नाम डिस्कस कर चुके हैं, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। तो इस तरह से आपका हो गया, आपने अच्छे से समझा होगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। सभी पे हमने डिस्कस किया है, हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखकर कि आप अगर आपका अति लघु में आया है तो आप तो कर ही लेंगे, अगर लघु में भी आता है तो आप अच्छे से इसको लिख पाएंगे, क्योंकि तैयारी हमेशा ऐसी ही करनी चाहिए। अगर एक क्वेश्चन आपने तैयार किया उससे रिलेटेड अगर अति लघु का तैयार किया तो लघु भी लिख सकते हैं, लघु का तैयार किया तब तो आप अति लघु बहुविकल्पी कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।